हाँ तो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन में फर्स्ट स्टेप में इस बॉडी के पास जो भी फ्री पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस थे, एक ग्लास रॉड लाए जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप में जब ये ग्लास रॉड, अच्छा कंडक्शन का मतलब ही कांटेक्ट, जब इससे कांटेक्ट किए तो यहां के पॉजिटिव ये कहां जाना चाहेंगे, इस मटेरियल के अंदर। रीजन क्या है कि ये इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने ग्लास रॉड को ये माना है कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है मतलब उसका वोल्टेज ज्यादा है, मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है। एंड एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां से पॉजिटिव यहां जाने चालू हो गए। सेकंड स्टेप में जब गए पॉजिटिव यहां गए तो वो पॉजिटिव, अच्छा ये वाले पॉजिटिव क्यों नहीं मिले, मैंने इसके पहले भी क्लियर किया हूं, अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं कि भाइयों बहनों ये पॉजिटिव एक्चुअली चार्जेस ये हमने अज्यूम किए हैं, ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकलता तो एक खाली जगह बचती है, वैकेंट प्लेस, जिसे हम कहते हैं होल्स, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में। तो होल्स को हम ये मान लेते हैं कि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, ये यहां के निगेटिव से क्या हो गए, निगेटिव से न्यूट्रल हो गए, मिल जाने के बाद निगेटिव खत्म हो गए। अब यहां से ये पॉजिटिव कब तक यहां आते रहेंगे, कब तक, क्या ये आते ही रहेंगे, तो आंसर है नहीं। पानी कब तक एक जगह से जगह फ्लो होते रहे, कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल, इसकी हाइट ज्यादा है इसकी हाइट कम है, दोनों एक लेवल पे डालोगे पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। सेम पोटेंशियल सेम वोल्टेज, सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस सेम पोटेंशियल आ गया, चार्जेस का जाना बंद। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या लिखते हैं, अब इस बॉडी के ऊपर ये रॉड हटा लिए, अब इस बॉडी के पास नेट चार्ज कुछ ना कुछ आया है, पहले जितने निगेटिव थे उतने पॉजिटिव, अब क्या आ गए एक्सेस में, पॉजिटिव एक्सेस में आ गए, एक्सेस में पॉजिटिव आया, मतलब हम क्या बोलेंगे, ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। दिस इज द मेथड टू चार्ज अ बॉडी बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन मतलब एक्चुअल कांटेक्ट, और इंडक्शन मतलब नो कांटेक्ट। बेटा इसमें क्या फर्क है सर, और क्या फर्क है, तो इसमें बड़ा अच्छा फर्क है। देखिए, हमने इंडक्शन की मेथड से हो या कंडक्शन की मेथड से हो, जब भी बॉडी को चार्ज किया तो एक्सटर्नल बॉडी जो ली वो ग्लास रॉड ली, और ग्लास रॉड पे हमेशा क्या चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। लेकिन इंडक्शन की मेथड से जब बॉडी को चार्ज किया तो बॉडी के ऊपर ड्यू टू ग्लास रॉड कौन सा चार्ज पैदा हुआ, निगेटिव चार्ज पैदा हुआ। और उसी ग्लास रॉड, पॉजिटिव ग्लास रॉड से जब कंडक्शन से बॉडी को चार्ज किया तो कौन सा चार्ज बना उसके ऊपर, पॉजिटिव। सो इन इंडक्शन बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इन कंडक्शन बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कब, जब बॉडी को हम चार्ज किससे करेंगे, एक एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज बॉडी से। जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी है उससे दूसरे बॉडी को क्या करना है, चार्ज। ऑलरेडी चार्ज बॉडी पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, दूसरे बॉडी को चार्ज किए इंडक्शन की मेथड से, तो चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव, अपोजिट चार्ज। कंडक्शन की मेथड से चार्ज किए तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव, दैट इज सेम चार्ज। चलिए, इसके बाद अब एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है, किस चीज का, और अभी हम ये एक्सप्लेन करते हैं जो स्टार्टिंग में हमने फेनोमेना सीखे उसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि अब एक्चुअली क्या होता होगा, तो देखिए एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है।
इंडक्शन प्रीसीड्स, प्रीसीड्स मतलब पसंद करता है, इंडक्शन प्रीसीड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंडक्शन में हमेशा क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंडक्शन हमेशा क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ? तो चलिए देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, ये पेपर का पीस है, पीस ऑफ पेपर। अब इसके ऊपर याद कीजिए, स्टार्टिंग में प्लास्टिक के रॉड को रब किए तो चार्ज आएगा, और प्लास्टिक के रॉड को रब करने के बाद, चार्ज आने के बाद कागज पर लगाए तो कागज चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? अब देखिए, ये ग्लास रॉड जिसके पास हमने जब रब किया, ग्लास का रॉड जिसके पास हमने जब रब किया तो उसके पास ऑलरेडी चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस है। अब इसको हमने पीस ऑफ पेपर से कांटेक्ट किए क्या? नहीं। अब यहां भी फ्री नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जब वो अट्रैक्ट करने के पहले क्या फेनोमेनॉन होता होगा। यहां इस पीस ऑफ पेपर के अंदर के ये इंडक्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव किसको एक साइड नजदीक किसको करेगा? तो ये नजदीक लाएगा किसको? निगेटिव को। तो एक साइड कौन खड़े हो जाएंगे? निगेटिव। और दूसरे साइड ये किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव एक साइड खड़े हो जाएंगे। एक साइड कौन खड़े जाएंगे बेटा? पॉजिटिव। अब इसको और समझिए आगे। अब जैसे ही हमने ग्लास रॉड को पीस ऑफ पेपर के नजदीक लाया, वो ग्लास रॉड चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड नजदीक लाया, तो क्या फेनोमेनन हुआ? इस रॉड ने पीस ऑफ पेपर में पोलराइजेशन कर दिया। एक साइड अपने नजदीक किसको खींच लिया? निगेटिव को, और दूर किसको कर दिया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, इनके बीच में क्या लगेगा बेटा? यहां पर क्या अप्लाई होगा? यहां अप्लाई होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पॉजिटिव और इन पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा? तो लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहां लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव के नजदीक है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव दूर है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने का लग रहा है? 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा किसका? अट्रैक्शन का। और रिपल्शन का फोर्स लगा 4 न्यूटन का। ये अट्रैक्शन का फोर्स और ये रिपल्शन का फोर्स लगा, तो नेट फोर्स जो लगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन को कैलकुलेट किया तो नेट फोर्स कितना लगा? 6 न्यूटन, और वो किसका लगा? अट्रैक्शन का। तो ये पीस ऑफ पेपर को ग्लास रॉड क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, और इसीलिए हम क्या कहते हैं? इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन। इंडक्शन पसंद करता है, बनाता है, लगाता है इंडक्शन हमेशा किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो इट प्रीसीड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक जिससे हमारे चार्ज का बेसिक खत्म हो जाएगा, चार्ज का, और ये फेनोमेनन खत्म हो जाएंगे। अब समझिए। अच्छा, इसको बार बार ये भूलना नहीं है, ये बेस है, ये दिमाग में रखना ही रखना है, ये आगे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है? तो 3 बेसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस की। पहली, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव। दूसरी, क्वांटाइजेशन, एडिशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। एंड तीसरी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है किसकी? चार्जेस की। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। तो पहली, एडिटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक मटेरियल है, इस मटेरियल में ऑलरेडी इस मटेरियल को हमने चार्ज कर चुके हैं, चार्ज है ये, मतलब इसके पास ऑलरेडी चार्जेस है। मान लो इसके पास चार्जेस 7 चार्जेस इलेक्ट्रॉन के टर्म में है, फ्री इलेक्ट्रॉन के टर्म में चार्जेस है। कितने चार्जेस है? 7e। ठीक है बेटा, यहां हम चार्जेस कहते हैं। इसके पास +7 चार्जेस है। कितने चार्जेस है? +7। अब इस मटेरियल को, दिस इज अ चार्ज मटेरियल और चार्ज बॉडी, ऑलरेडी इसके पास कितने चार्ज है बेटा? +7। अब इस बॉडी को हमने बाहर से एक्स्ट्रा -3 चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? -3। जैसे ही बाहर से इसको, ये ऑलरेडी उसके पास +7 चार्जेस है, ये उसके पास बॉडी के अंदर के इंटरनल, मैं एक वर्ड लिख देता हूं, और ये बाहर से हमने उसको कितने चार्ज दिए? एक्सटर्नल। कितना दिए? -3। तो बताइए अब इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब इन दोनों को मिला के नेट चार्ज कितना होगा? अब दोनों को एडिशन करना है, तो एडिशन करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से हम एडिशन करते हैं मैथ्स में। एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया पहले। इसके पहले जब एडिशन होता था तो हमने कहा था केमिस्ट्री का एडिशन और मैथ्स का एडिशन। केमिस्ट्री के एडिशन में एक नया प्रोडक्ट मिलता है जो अभी चलता है नहीं, तो हम चार्जेस में एडिशन किसका करेंगे? मैथ्स का एडिशन करेंगे। बट मैथ्स में भी एडिशन के 3 तरीके हैं, यहां पर 3 तरीके लगा सकते हैं। पहला तरीका, अरिथमेटिक एडिशन। अरिथमेटिक में हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब साइन को भूल जाइए। 7 और 3 कितने चार्ज हो गए? नेट 10 चार्जेस। दूसरा एडिशन है अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रा, जिसमें हम साइन को कंसीडर करेंगे। तो +7 -3 विल बी 4 नेट चार्जेस। और तीसरा एडिशन है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब जिसमें हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा किस डायरेक्शन में। तो इससे हम एक बात और समझ सकते हैं कि चार्ज, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो ध्यान देके सुनिए। चार्ज क्या, ये आखिर तक काम चलेगा, पूरे जब तक चार्ज पड़ेगा तब तक काम चलेगा। चार्ज क्या है? ये चार्ज इसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि एक बॉडी में 7 चार्जेस है। क्या 7 चार्जेस मतलब उस बॉडी ने कितने चार्जेस अपने अंदर रखे हैं? ये बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं। इसको हम ये इसी तरह से हो गया
कि एक बकेट में कितना पानी है। नहाने के लिए हमने बकेट में पानी लिया, तो हमने 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर पानी लिया। 10 लीटर का कोई डायरेक्शन बकेट में, बकेट का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए चार्ज जब एक बॉडी में होता है तो उसके लिए भी कोई डायरेक्शन होता नहीं है। इट इज द कंटेंट ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी में कितने चार्ज, बॉडी ने कितने चार्ज अपने अंदर रखा है। डायरेक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब चार्ज इज अ विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पे वेक्टर एडिशन होगा क्या चार्ज का? नहीं। फिर वेक्टर एडिशन नहीं होगा तो एडिशन बचे, अरिथमेटिक और अलजेब्रिक। तो हम चार्ज के लिए कौन सा लेते हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम यहां पर एडिशन लेंगे अलजेब्रिक एडिशन। तो +7 चार्ज ऑलरेडी इंटरनली बॉडी के पास है, बाहर से हमने -3 चार्ज दिए, तो बॉडी के पास +7 -3 नेट चार्ज कितने बचे? +4। एंड दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का एडिशन कैसे होगा? मैथमेटिक्स के तरीके से। और मैथमेटिक्स में भी कौन सा एडिशन होगा? अलजेब्रिक एडिशन। सिंपल, +7 -3 +4 चार्ज। This is the additive property of a charges. Additive property of a charges. उसके बाद नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन, चलिए ये बड़ा ध्यान से समझिए, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मतलब क्या? चार्जेस की क्वांटिटी का मतलब क्या? अब एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी, एनी बॉडी, कोई भी एक बॉडी है। अब इस बॉडी को मुझे चार्ज देना है, इस बॉडी को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, this is charge of an electron, that is E is given by उसकी वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हमने इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें से आप 10⁻⁻19 पे भी ध्यान मत दीजिए, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब आप इसको डील करते हैं लोग, किसको? 1.6 को। जब हमने इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉडी पर, बॉडी को चार्ज किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, लिया तो प्लस चार्ज आएगा, दिए तो माइनस चार्ज। तो मान लो हमने इसको चार्ज किया प्लस चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो या 2, अभी हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास चार्ज कितना है? 1.6 चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए, भले वो माइनस में आएगा, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज 1.6, 10⁻⁻19 कंपल्सरी रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 प्लस 1.6 3.2, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19। 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 16 का डबल 32, 32 में और 16 ऐड करेंगे तो 48, मतलब 4.8, 10⁻⁻19। 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो 6.4,
10⁻⁻19। 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो 8.0 10⁻⁻19। इस तरह से n इलेक्ट्रॉन्स दिए तो n इंटू ई हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज को, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, 2 से मल्टीप्लाई, 3 दिए तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 दिए तो 4 से मल्टीप्लाई। मतलब अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके टर्म में 1.6, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1.6 का डबल 3.2 होगा। अगर किसी ने बोला भैया मुझे इस बॉडी को चार्ज जो देना है, इसके ऊपर जो चार्ज मुझे चाहिए वो 2.5 चाहिए। कितना चार्ज चाहिए 2.5 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज चाहिए। क्या हम इस बॉडी पर इस वैल्यू का चार्ज ला सकते हैं? तो आंसर है नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि चार्ज जो बॉडी पर आएगा वो हमेशा 1.6 का मल्टीपल होगा। और कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब आप 16 1.6 के ही टर्म्स में आते जाएगा, वो कभी 2.5 2.4 होगा नहीं। मतलब जब हम एक बॉडी को चार्ज करेंगे, ये बॉडी प्लेन विदाउट चार्ज, इस बॉडी को चार्ज किया तो ये चार्ज ऐसा कंटिन्यूअस कभी चलता नहीं। चार्जिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 चार्ज दिया तो मान लो उस पे चार्ज कितना है 1.6, तो ये 1.6 का बार हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 3.2, तो ये 3.2 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन दिया 4.8, 4 इलेक्ट्रॉन दिया 6.4, डायरेक्टली 4.8 से 6.4 होगा, बीच का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। यहां से डायरेक्टली जंप होके 6.4, 5 इलेक्ट्रॉन दिया डायरेक्टली जंप होके 8.0। तो चार्जिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये चार्जिंग कैसे हो रही है? स्टेप्स में, तो इट इज अ स्टेप फंक्शन। मैथ्स में भी ये वर्ड काम आएगा। दिस मतलब ये कैसा है? स्टेप फंक्शन है ये चार्जिंग। तो जब भी आप बॉडी को चार्ज देंगे तो उसके चार्ज कैसे बढ़ेंगे? तो इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस जब भी बॉडी को चार्ज दिए तो बॉडी पे कितनी क्वांटिटी आ गई चार्ज की? तो चार्ज की क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज कितना आया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और उसको कितने चार्जेस दिए उससे मल्टीप्लाई। अब चार्ज करने का तरीका लाने का, या तो इलेक्ट्रॉन लो, अगर आपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर निगेटिव। एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्वांटिटी किसी भी बॉडी के ऊपर इज एन ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल। 1.6 के बाद डायरेक्टली वो 3.2 होगा, कभी वो उसके बीच की वैल्यू नहीं। 1.6 3.2, 4.8 6.4, 8.0, इनके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। एंड दिस इज नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। Clear to all of you? And the last topic of this lecture, चलिए ध्यान दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व होना, मतलब कभी खत्म नहीं होना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का नियम क्या है? तो सिंपल, चार्जेस कैन नाइदर बी
created nor be destroyed. Charges can neither be created nor be destroyed. Only they can be, excuse me, only they can be transferred from one body to another body. चार्जेस को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते। यही आपने 8-9 में पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, only can be transferred from one form to another form। उसी तरीके से चार्जेस याद करिए, स्टार्टिंग वर्ड जुगनू चमकते एनर्जी है, एनर्जी पढ़ते गए चार्ज पे आए, तो समझिए चार्जेस हम बना नहीं सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। सिर्फ अभी तक तो हम ये पूरे लेक्चर में यही तो पढ़ते आ रहे, ग्लास रॉड का चार्ज इधर गया, इधर का उधर गया, तो ये चार्जेस हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम चार्जेस ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये नियम पूरे यूनिवर्स के लिए है। मान लीजिए पूरे यूनिवर्स में, और हमने स्टार्टिंग में क्या कहा, यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, 0। हर एक का नेट चार्ज 0। मतलब मान लीजिए अगर यूनिवर्स में +100 चार्जेस है तो नेट चार्ज 0 होने के लिए -100 चार्ज भी होंगे, तभी दोनों को मिला के नेट चार्ज कितना हो गया, 0। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो पढ़ते आए अप टू द ईयर 1950 तक, 1950 तक, या लगभग उस एरा तक, जब तक एटम बॉम्ब का आविष्कार नहीं हुआ। जब एटम बॉम्ब बना और एटम बॉम्ब बनने के बाद बताया गया, जब एटम बॉम्ब को ब्लास्ट किया गया, ब्लास्ट किया, तो एटम बॉम्ब जब ब्लास्ट होता तो देखिए उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और रेडिएशन के फॉर्म में। जब एटम बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर निकलती है किस फॉर्म में, हीट, लाइट और रेडिएशन के फॉर्म में। तो लोगों ने पूछा ये एनर्जी आई कहां से, ये एनर्जी आई कहां से। तब बहुत सारे रिलेशन को यूज किया गया और आइंस्टाइन ने बताया। आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है फेमस एनर्जी का, E is given by mc²। m stands for mass, c stands for velocity of a light। अब समझिए तो आइंस्टाइन ने क्या बताया इस इक्वेशन से कि ये मास कन्वर्ट किस में हो गया, एनर्जी में। और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, स्टार्टिंग में बताया। तो क्या बताया गया साइंटिस्ट ने कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इलेक्ट्रॉन, ध्यान देके सुनिएगा, एनर्जी किससे बनी, कोई ना कोई मास डिस्ट्रॉय हुआ। तो क्या माना गया, कौन डिस्ट्रॉय हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन फैल के, ऐसा फैल के उड़ गया, और उड़ के क्या बन गया, एनर्जी। तो नई बात क्या है, ठीक है, बताए, मान लिए। और उन्होंने लैब में करके भी दिखाया कि एटम बॉम्ब का रिएक्शन किए तो बहुत सारी एनर्जी और रेडिएशन बाहर निकली और इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। लेकिन अब यहां एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आया, आइंस्टाइन इक्वेशन कहती है मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, और खत्म होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम कहां हुई, बेसिक प्रॉब्लम इस कंजर्वेशन के लॉ पे हुई।
कि अगर एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया मतलब इस दुनिया से एक निगेटिव चार्ज खत्म हो गया, एक निगेटिव चार्ज खत्म हो गया मतलब -100 से -99 बचा और ये +100, तो क्या नेट चार्ज 0 रहा क्या? तो अब बताइए फिर ये सही है या ये सही है? इसको तो हम चुटला नहीं सकते क्योंकि ये लैब में करके बताया कि मास डिस्ट्रॉय क्या बन गया? एनर्जी। एनर्जी बन गया, मास डिस्ट्रॉय हो गया, एनर्जी बन गया। तो फिर क्या ये गलत है? तो क्या गलत है? तो ऐसे करते जाएंगे, एटम बम बनते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा इस दुनिया से सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसा हो सकता है। फिर तब लोगों ने, साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में, वो यूनिवर्स में नेट चार्ज हमेशा कितना होना चाहिए? 0। तो ऐसी कोई ना कोई चीज है जो हमें मालूम नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो रहा तो उसके साथ में वो भी चीज खत्म हो रही है। बहुत खोज हुई, पता लगाया, नहीं पता लगा पाए तो उन्होंने एक असम्पशन दिया, उन्होंने एक माना कि एटम के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जब ब्लास्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन खत्म होता है तो ये निगेटिव चार्ज खत्म होता है। तो अकेला निगेटिव नहीं, एक और मटेरियल है। जो मटेरियल कहां है उसका लोकेशन, वो मटेरियल कहां है? न्यूक्लियस में। और उस मटेरियल का जो न्यूक्लियस के अंदर है उस मटेरियल का नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। इस पॉजिट्रॉन की खासियत क्या है? इस पॉजिट्रॉन का मास कितना है? उतना ही मास है जितना मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। जितना मास उतना ही मास पॉजिट्रॉन का। कहां रहता है ये? न्यूक्लियस के अंदर। पॉजिट्रॉन का मास भी किसके इक्वल? इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। बस फर्क क्या है? उसके पास चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो जब एक इलेक्ट्रॉन खत्म होता है तो साथ में एक कौन खत्म होगा? पॉजिट्रॉन। मतलब जब ब्लास्ट होगा तो न्यूक्लियस में से एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और किससे टकराएगा? एक इलेक्ट्रॉन से। एक पॉजिट्रॉन किससे टकराएगा? एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो इतनी रेडिएशन कैसे होती? तो आपको मालूम है जब दो चीजें, इलास्टिसिटी में पढ़े हमने, हेड ऑन कोलिजन, जब दो चीजें बहुत स्पीड से आके टकराती है, स्पीड से आ रही मतलब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कल जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ते जाएगा और नजदीक आएगा। तो ये तो बहुत छोटा पार्टिकल है, मतलब डिस्टेंस अज्यूम टू बी 0 और डिस्टेंस 0 तो फोर्स इंफिनिटी। कैसे? ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कूलम्स लॉ में, 11 में पढ़ा है हमने। तो इतने जोर से टकराता है कि उन दोनों चार्जेस के क्या उड़ गए? परखच्चे उड़ गए, बिल्कुल तबाह हो गए। परखच्चे उड़ गए और परखच्चे उड़ के वो कन्वर्ट किस में हो गए? दे गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी और रेडिएशन। तो एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया? रेडिएशन। और ये रेडिएशन सबसे खतरनाक जिस रेडिएशन का नाम है गामा रेज। तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बने? गामा रेज, गामा की रेडिएशंस। तो अब देखिए, अब हमारा यूनिवर्स का बैलेंस नेट चार्ज 0। अब देखिए हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, एक निगेटिव चार्ज खत्म हुआ तो साथ में एक पॉजिटिव भी खत्म हुआ। तो यहां से कितने बचे? +99। पहले +100 -100 0। एक निगेटिव चार्ज उड़ा तो एक पॉजिटिव भी उड़ा तो +99 -9, तब भी नेट चार्ज कितना रहा? 0। और इस तरीके से
हमने किसको बनाया? अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन बदल गई। क्या बदल गई? कि चार्जेस कैन बी, अच्छा इसके आगे और पढ़ते हुए डेफिनेशन लिखते हैं। अब जब इसके पंखच्चे उड़ के ये क्या बन गया? रेडिएशन। रेडिएशन जब बन गए गामा के, इस फेनोमेनन को कहा जाता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, इट इज नोन एज एनिहिलेशन। मतलब एनिहिलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्जेस। बट डिस्ट्रक्शन अकेले निगेटिव चार्ज का हुआ क्या? नहीं। तो डिस्ट्रक्शन किस में हुआ? जोड़ी में। एक पॉजिटिव गया तो एक निगेटिव भी गया। तो एटम बॉम्ब में कौन सा प्रिंसिपल? जब ब्लास्ट होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, रेडिएशन निकलती है, तो वो रेडिएशन निकालने के लिए जिम्मेदार, जब मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ रेडिएशन में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो एक पॉजिट्रॉन भी गया। अज्यूम किया गया, माना गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? एक ऐसा मटेरियल जो हमें मालूम नहीं है, वो कहां सिचुएटेड रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर, नोन एज पॉजिट्रॉन। इस तरीके से कि जो मास जितना भारी इलेक्ट्रॉन उतना भारी पॉजिट्रॉन, बस दोनों में क्या डिफरेंस है? साइन का। ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जेस का उड़ जाना, गायब हो जाना, तबाह हो जाना, रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं एनिहिलेशन। अब एक तरीका हमने सीखे कि चार्जेस जब टकरा के फूट गए, मतलब चार्जेस ऐसे फैल गए, फैल के क्या बने? रेडिएशन। अब प्रकृति का दूसरा नियम, नेचर। हमारा नेचर बड़ा न्यायप्रिय है। न्यायप्रिय मतलब अगर एक प्रोसेस सीधी है तो उसकी उल्टी प्रोसेस भी होनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज जब टकराए तो क्या बनी? गामा रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी बनी। मतलब चार्जेस जब फैल गए तो क्या बनी? एनर्जी। तो एनर्जी को अगर हमने किसी एक मटेरियल पे लाए और उसको कॉम्प्रेस किए तो क्या बनना चाहिए? चार्जेस। और बाद में कई सालों बाद जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा? गामा रेडिएशन प्लस गामा रेडिएशन, इसको एक हेवी मटेरियल पे क्या किए? उसको टकराए और एनर्जी को कॉम्प्रेस किए। कॉम्प्रेस हो गई, उस जगह फंस गई एनर्जी। ये कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो एनर्जी आई, हेवी मेटल पे टकराई, मटेरियल पे टकराई और टकरा के उसके अंदर फंस गई मतलब उसके अंदर कॉम्प्रेस हो गई। तो वहां क्या देखा? वहां बन गया, उस एनर्जी का कन्वर्शन हुआ एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। तो एक इलेक्ट्रॉन बना और एक पॉजिट्रॉन। मतलब जब चार्जेस फैलेंगे, फूटेंगे, तो एनर्जी बनेगी, रेडिएशन बनेगा, और रेडिएशन एनर्जी को हम कंप्रेस करेंगे तो क्या मिलेंगे? चार्जेस। तो अब कंजर्वेशन का क्या नियम बना? चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ पेयर और चार्जेस कैन बी क्रिएटेड इन पेयर। जब डिस्ट्रॉय होता है उस प्रोसेस को एनिहिलेशन, और जो चार्जेस बनाते हैं, क्रिएट किए, ये बड़ा आसान बोलने में लगता है लेकिन ये बड़ा मुश्किल है करना। इतनी रेडिएशन गामा रेज को कॉम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब उसमें चार्जेस बना तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। इट इज नोन एज अ पेयर प्रोडक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दिस इज, अब हमारा कंजर्वेशन का नियम बदल गया कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड इन अ पेयर और डिस्ट्रॉयड इन अ पेयर। हाँ, सिंगल बना नहीं सकते और सिंगल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कूलम्स लॉ। ये सब 11th में है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।